ओपनिंग सीन में हम एक फैमिली को अपनी कार में देखते हैं जहां ये लोग स्टल नाम की किसी जगह पर जा रहे थे। इस फैमिली के एल्डर्स थे डैन एंड वेंडी, जिनकी मेरी और रेबेका नाम की 2 बेटियां थी और इनके बेटे का नाम क्रिस था। डैन को स्टल से पास्टर की जॉब ऑफर हुई थी और इसलिए ये फैमिली स्टल शिफ्ट हो रही थी। तो जर्नी में ये लोग अपना रास्ता लोकेट नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से दे डिसाइड कि वो किसी इंसान से आगे जाने का रास्ता पूछेंगे। डैन और क्रिस रास्ता पूछ कर आने का डिसाइड करते हैं और तीनों लेडीज यहीं कार के पास रुक जाती हैं। डैन को एक हाउस दिखता है जहां जाने पे उसकी मुलाकात मेसन नाम के एक इंसान से होती है और मेसन पहले से ही जान रहा था कि डैन स्टल का न्यूली अपॉइंटेड पास्टर है। मेसन का कहना था कि वो लोग बस स्टल से थोड़ा ही दूर है और किंग्समैन, जो कि स्टल के प्रीवियस पास्टर हैं, उन्होंने मेसन को यह जिम्मेदारी दी है कि वो न्यू पास्टर यानी डैन को सही जगह पहुंचाए। वहीं दूसरी तरफ रेबेका और मेरी कार के पास ही खड़े थे जहां से थोड़ी ही दूर पे वो एक लड़के को देखते हैं जो कि एक शीप का गला काटकर उसका खून एक बाल्टी में कलेक्ट करने लगता है। ये साइट काफी डिस्गस्टिंग थी, लेकिन तभी डैन और क्रिस यहाँ वापस आते हैं। ये फैमिली अपनी कार में मेसन के ट्रक को फॉलो करते हैं जो कि उन्हें स्टल टाउन तक पहुंचा देता है। स्टल आकर ये लोग देखते हैं कि टाउन के लगभग सभी लोग इनका सामान हाउस में मूव करने में लगे हुए थे। यहाँ तक कि किंग्समैन भी इनका सामान खुद उठाकर अंदर रख रहे थे। लोगों का इतना फ्रेंडली नेचर देखकर डैन एंड हिज फैमिली वाज रियली हैप्पी। घर के अंदर आकर देखने पर इनकी खुशी और बढ़ जाती है क्योंकि ये घर काफी सुंदर और बड़ा सा था एंड टाउन के लोगों ने उनके लिए कुछ गिफ्ट्स भी रखे थे। फॉर एग्जाम्पल, किचन में एक बड़ा सा केक था। तीनों बच्चे घर में अपना अपना रूम चूज करने में लग जाते हैं, जहां रेबेका जब एक रूम के विंडो से नीचे देखती है तो एक आदमी उसे अजीब तरह से घूर रहा था, लेकिन दोस्तों थोड़ी ही देर बाद वो आदमी अपनी जगह से गायब था। खैर, अगली सीन में हम बाहर तेज आंधी तूफान देखते हैं जिससे रेबेका की नींद खुलती है। रेबेका बाहर देखने के लिए अपने विंडो के पास जाती है और नीचे देखने पर उसे टाउन के सभी लोग इस विंडो की तरफ घूरते हुए दिखाई देते हैं। फिर ऑल ऑफ अ सडन वो लोग गायब हो जाते हैं और रेबेका घबरा कर चिल्लाती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है उसे वहां एक लेडी दिखती है जिसका फेस एकदम से ब्लैक एंड हॉलो होने लग जाता है और वो रेबेका का दोनों हाथ पकड़ लेती है। उसके खुद के हाथों पर 2 कट्स थे जिनसे खून निकलने लगता है और वो औरत अपना मुंह खोलती है जिसमें से एक काला साया बाहर निकलकर रेबेका के ऊपर आने लगता है। तभी अचानक रेबेका की नींद खुल जाती है और हम भी समझ पाते हैं कि ये बस उसकी एक नाइटमेयर थी। सुबह सब लोग रेडी होकर चर्च जाते हैं जहां किंग्समैन टाउन के सभी लोगों के सामने डैन और उसकी फैमिली का इंट्रोडक्शन देते हैं। यहाँ पर रेबेका उसी शीप वाले स्ट्रेंज लड़के को नोटिस करती है जो प्रेयर के बीच में ही उठकर बाहर चला जाता है। प्रेयर खत्म होने के बाद रेबेका उसी लड़के के पास बैठ जाती है और बात करने पे वो बंदा अपना नाम नोआ बताता है। इट वॉज क्वाइट ऑब्वियस फ्रॉम बोथ ऑफ द एक्शंस कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और इसी बीच नोआ रेबेका को थोड़ी देर बाद टाउन घुमाने के लिए पूछता है, जिस पर रेबेका हाँ कर देती है। खैर, घर आकर सब थक चुके थे और मेरी को भी काफी भूख लग जाती है, जिस वजह से वो किचन में रखा हुआ केक खाने लगती है। केक को खाते वक्त मेरी चोक करती है और उसके कफ करने पर हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि इस केक के अंदर एक टूथ यानी कि दांत था। जी हाँ दोस्तों, तभी इनके घर पर नोआ आता है और रेबेका नोआ को केक वाली बात बताती है। ये सुनकर नोआ का कहना था कि ये केक एक ओल्ड लेडी ने बनाया था जो कि 90 साल से ऊपर एज्ड है और ये दांत भी उसी का होगा जो कि शायद केक में गलती से गिर गया होगा। यहाँ हम एक अजीब चीज देखते हैं कि नोआ चुपके से वो दांत अपने पॉकेट में रख लेता है और बाकी केक को डस्टबिन में फेंक देता है। तो इसके बाद नोआ और रेबेका बाहर टाउन घूमते हैं जहां बाकी लोगों ने साथ देखकर थोड़ा अजीब तरीके से घूर रहे थे। कुछ देर में ही मेसन वहां आता है और वो नोआ को आवाज लगाता है। मेसन नोआ से घर जाने के लिए कहता है क्योंकि किंग्समैन ने उसे अर्जेंटली बुलाया था। अब नोआ को जाना पड़ता है और रेबेका भी अपने घर वापस आ जाती है। घर पहुंचकर रेबेका को पता चलता है कि मेरी की तबीयत थोड़ी खराब है और वो अपने रूम में आराम कर रही है। रेबेका मेरी के रूम में जाती है और वो लोग नोआ के बारे में बात करते हैं, जहां उन्हें ये बड़ा अजीब लगता है कि नोआ किंग्समैन के साथ रहता है, क्योंकि जहां तक उन्हें पता था किंग्समैन की कोई फैमिली नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हम नोआ को अपने रूम में अपनी फैमिली की एक फोटोग्राफ लिए देखते हैं और वो इसे देखकर जिस तरह इमोशनल हो रहा था उससे इट वाज ऑब्वियस कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई थी। अब जैसे ही किंग्समैन रूम में एंटर करने वाला था, नोआ उस फोटोग्राफ को छुपा देता है। किंग्समैन और नोआ की कॉन्वर्सेशन से हम ये समझ पाते हैं कि नोआ को किसी तरह का इम्पोर्टेंट टास्क करना है और हालांकि नोआ हेजिटेट कर रहा था, स्टिल किंग्समैन उसे इस काम के लिए तैयार करना चाह रहा था। किंग्समैन नोआ से पूछता है कि इस बार किसे चूज किया गया है।
जिसपे नोआ वो दांत अपने पॉकेट से निकाल कर देते हुए बोलता है मेरी। किंग्समैन नोआ से बोलता है कि बेहतर होगा अगर वो रेबेका और उसकी फैमिली से इमोशनली अटैच ना हो। इसके बाद नोआ वहां से चला जाता है और हम किंग्समैन को उस दांत को एक बॉक्स में रखते हुए देखते हैं। इसके बाद किंग्समैन किसी तरह की प्रेयर परफॉर्म करता है जहां हम उसके दोनों हाथों पर कई कट्स देखते हैं। एनीवे, सीन शिफ्ट होकर एक ग्रीन फील्ड को दिखाता है जहां रेबेका अकेले बैठी हुई थी। ये काफी पीसफुल सीन था और यहाँ रेबेका के पास एक शीप आती है जिसे सहलाने पर रेबेका के हाथ में ब्लैक ब्लड जैसा कुछ आ जाता है और देखते ही देखते उसके आसपास वही ब्लैक ब्लड भर जाता है जिससे वो निकल नहीं पा रही थी। एंड देन वहां और भी कई शीप्स आ जाती हैं जिन पर यहाँ वहां कट्स थे और उनका ब्लड निकल रहा था। तभी एकदम से रेबेका की आंख खुलती है एंड शी रियलाइजेस कि ये बस एक नाइटमेयर था। रूम में मेरी तैयार हो रही थी और वो रेबेका को भी रेडी होने के लिए बोलती है क्योंकि आज टाउन में समर फेस्टिवल था। तैयार होकर दोनों फेस्टिवल में पहुंचते हैं और यहाँ मेरी को एक लड़का दिखता है जिससे वो बात करने का ट्राई करती है। इस लड़के के रिस्ट पर भी कट था और वो मेरी की बातों को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए अपने काम में लगा रहता है। रेबेका को पास ही नोआ दिखता है और वो उसके साथ निकल जाती है। नोआ उसे अपनी फेवरेट जगह दिखाने ले जा रहा था विच वॉज ए हाई टावर जहां से पूरे टाउन का काफी ब्यूटीफुल व्यू दिखता है। ऊपर पहुंचकर रेबेका और नोआ व्यू एंजॉय करते हैं और रेबेका नोआ से पूछती है कि क्या उसके फादर यानी किंग्समैन को उसका किसी लड़की से मिलना पसंद नहीं। तो इस पे नोआ रेबेका को बताता है कि किंग्समैन उसके फादर नहीं है। एक्चुअली में नोआ ने हाल में ही अपनी पूरी फैमिली को खो दिया और तब से वो किंग्समैन के साथ ही रह रहा है। इसके बाद रेबेका और नोआ किस करते हैं लेकिन तभी रेबेका नोटिस करती है कि वहां टावर के नीचे से कोई आदमी उन्हें ही देख रहा था। ये बात वो नोआ को बताती है और उस आदमी को देखकर नोआ एकदम से घबरा जाता है और रेबेका से किसी काम का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। घर पहुंचने पर किंग्समैन नोआ पे काफी भड़कता है क्योंकि वो रेबेका के साथ इन्वॉल्व हो रहा था और वो नोआ को इस टाउन के किसी कर्स के बारे में याद दिलाता है। नोआ भी फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है कि क्या मैं रेबेका और उसकी फैमिली की कोई हेल्प नहीं कर सकता, जिस पर किंग्समैन रिप्लाइज कि इस दुनिया में कोई एंजल्स नहीं है जो ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करे, बल्कि हमें खुद ही सब करना पड़ता है और नोआ के लिए भी बेहतर यही होगा कि वो अपना रोल अच्छी तरह से निभाए। खैर, रात को रेबेका और उसकी फैमिली समर फेस्टिवल में पहुंचती है और यहाँ रेबेका नोआ को किंग्समैन के साथ देखती है। यहाँ हम किंग्समैन के साथ उसी औरत को देखते हैं जो रेबेका के नाइटमेयर में आई थी। किंग्समैन उसे कुछ समझाकर भेजता है और नोआ को कुछ इशारे करता है, जिसके बाद नोआ मेरी और रेबेका को उसी औरत के पास ले जाता है जो कि एक बूथ पर ड्रिंक सर्व कर रही थी। रेबेका उस लेडी को देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो उसके हाथ पर वही कटमार्क नोटिस करती है जैसा उसने अपने सपने में देखा था। यहाँ हम देखते हैं कि वो लेडी मेरी के ड्रिंक में कुछ मिला देती है। नाउ नोआ और रेबेका अलग चले जाते हैं और यहाँ मेरी की तबीयत ऑल ऑफ ए सडन काफी बिगड़ जाती है। उसे चक्कर आने लगते हैं और वो क्राउड से दूर हट जाती है जहां मेसन आकर उसे उठाकर कहीं ले जाता है। नेक्स्ट सीन में जब मेरी को होश आता है तब वो अपने आप को किसी बिल्डिंग में बंधा हुआ पाती है। मेरी किसी सर्कुलर पिट में बंधी हुई थी और उसके दोनों तरफ प्लेटफॉर्म पे कुछ लोग खड़े थे और ये पूरा सीन देखकर इट वाज क्वाइट क्लियर कि यहाँ किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म किया जाने वाला था। तभी वहां किंग्समैन आता है और वो उसी बॉक्स में से वो दांत निकालता है और अपने हाथ पर एक कट करते हुए प्रे करता है, जिसके बाद वो कहता है एक्सेप्ट योर ऑफरिंग। किंग्समैन के हाथ से बहता हुआ ब्लड पिट के पानी में जाता है और इसी के साथ ये रिचुअल कंप्लीट हो जाती है। हम व्यूअर्स मेरी को पजेस होते हुए देखते हैं, जिसके बाद किंग्समैन मेरी को डैन के पास ले जाता है और उससे बोलता है कि उसे मेरी इसी हालत में बेंच पर मिली। दूसरी तरफ हम नोआ और रेबेका को एक साथ बैठे हुए देखते हैं जहां नोआ उसे सब कुछ बताने ही वाला था, लेकिन तभी क्रिस यहां आकर रेबेका को मेरी की हालत के बारे में बताता है और वो यहां से चली जाती है। घर पहुंचकर वो मेरी को उसके रूम में सुला देते हैं एंड तभी टेलीफोन रिंग करता है। ये कॉल किंग्समैन की थी जो डैन को तुरंत चर्च आने के लिए कहते हैं। डैन चर्च जाता है और यहाँ किंग्समैन प्रेयर कर रहा था, जो प्रेयर के बाद डैन से कहता है कि तुम एक अच्छे आदमी हो और तुम्हारी एक प्यारी फैमिली है, लेकिन गॉड ने तुम्हें चुना है, आई एम सॉरी। और ऐसा बोलने के बाद ही वो क्लोरोफॉर्म से डैन को बेहोश कर देता है। बाहर टाउन के सब लोग अपने अपने घरों में चले गए थे और यहाँ हम व्यूअर्स एक आदमी को खून से अपने हाउस के डोर पर एक बड़ा एक्स ड्रॉ करते हुए देखते हैं। ये वही खून था जिसे नोआ मूवी के स्टार्टिंग में शीप को मारकर बकेट में कलेक्ट कर रहा था। खैर, सीन शिफ्ट होकर रेबेका के घर पर फोकस करता है जहां रेबेका मेरी के रूम में उसे चेक करने जाती है, बट टू हर सरप्राइज मेरी अपने बेड पर बैठी हुई थी। मेरी के पास जाकर रेबेका देखती है कि मेरी की आईज भी उसी तरह ब्लैक होने लगती है जैसे उसने अपने ड्रीम में उस लेडी को देखा था।
रेबेका काफी डर जाती है और वेंडी को आवाज लगाती है। वेंडी के यहाँ आने के बाद मेरी बेहोश होने लगती है और सिंक के पास पहुंचकर वो अजीब सा काला लिक्विड वॉमिट करती है। रेबेका और क्रिस डैन को बुलाने चले जाते हैं क्योंकि घर के सभी टेलीफोन अचानक से बंद पड़ गए थे। यहाँ वेंडी सिंक साफ करने के बाद जब मेरी के रूम में जाती है तब वो मेरी को एक कॉर्नर में बैठा हुआ देखती है। मेरी टर्न करती है और इस सीन को देखकर हम ये समझ पाते हैं कि वो क्लियरली पोजेस्ड हो चुकी थी। मेरी वेंडी की तरफ बढ़ने लगती है और वो वेंडी को पकड़ लेती है जिससे वेंडी की पूरी बॉडी सूख जाती है। दूसरी तरफ रेबेका और क्रिस चर्च पहुंचते हैं लेकिन चर्च का दरवाजा लॉक्ड था कि तभी वहां नोआ आता है और वो दरवाजा तोड़ देता है। रेबेका डैन को उठाती है और वो लोग जल्दी से घर की तरफ निकलते हैं। यहाँ रास्ते में ये लोग सभी घरों के दरवाजे पर वही ब्लड से लिखा हुआ एक्स देखते हैं। अब अपने घर को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये पूरा घर अजीब तरह से काला पड़ गया था, एज इफ इट वॉज रस्टिंग ऑल ओवर। डैन अकेले ही घर के अंदर जाता है जहां उसे सोफा पर वेंडी की अजीब तरह से सड़ती हुई बॉडी दिखती है। पास में ही उसे पोजेस्ड हालत में मेरी खड़ी दिखती है जो कि क्रॉल करते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी। डैन बाहर आकर बाइबल की प्रेयर्स चैंट करने लगता है जहां एक सेकंड के लिए मेरी नॉर्मल होती है लेकिन दूसरे ही सेकंड वो डैन पर अटैक कर देती है। नोआ रेबेका और क्रिस को लेकर कार में भागता है लेकिन रेबेका कार को टर्न करके वापस घर की तरफ ले आती है। ये लोग कार से ही देखते हैं कि मेरी डैन को जान से मार देती है एंड अब वो उनकी तरफ बढ़ने लगती है। नोआ कार को वहां से भगाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद रेबेका नोआ से लड़ने लगती है क्योंकि वो भी इन सब में इन्वॉल्व था और उसने रेबेका को झूठ बोला। इनकी बहस के दौरान क्रिस मेरी को यहाँ आते नोटिस करता है और वो भागकर आसपास के घर में एंटर करने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी अपना दरवाजा नहीं खोलता। मेरी उसके पीछे आ रही थी और क्रिस भागकर एक घर के डोर में बने डॉग एंट्रेंस से अंदर जाने का ट्राई करता है लेकिन मेरी उसका पैर पकड़ लेती है। क्रिस किसी तरह अंदर तो घुस जाता है लेकिन इस अफरा तफरी में उसका वो पैर बुरी तरह जख्मी हो गया था। घर के अंदर खड़ी फैमिली क्रिस को घर से बाहर निकाल देती है जिसके बाद मेरी क्रिस को भी मार डालती है। अब मेरी रेबेका की तरफ बढ़ती है और नोआ रेबेका को बताता है कि एक ऐसी जगह है जहां वो सेफ रहेंगे, जिसके ठीक बाद वो दोनों भागते हुए एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। ये वही जगह थी जहां मेरी के ऊपर रिचुअल परफॉर्म किया गया था। जी हाँ दोस्तों, किंग्समैन वहीं सामने खड़ा था और प्लेटफॉर्म्स पर दोनों तरफ लोग थे। नोआ रेबेका को उसी पिट के पास ले जाता है और मेरी भी यहाँ आती है। फिर अचानक ही रेबेका नोटिस करती है कि नोआ ने उसके रिस्ट पर कट कर दिया है। रेबेका के हाथ से ब्लड को वो उसी पिट में फ्लो कराता है एंड देन मेरी बुरी तरह तड़पने लगती है। देखते ही देखते वो काला साया मेरी से निकलकर उस पिट में चला जाता है। यहाँ रेबेका बेहोश हो जाती है एंड देन सभी लोग उसके पास उसे टच करने आते हैं एंड देन रेबेका की बॉडी से एक ब्राइट लाइट निकलती है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होती है और इस नए सीन में हम एक नए फैमिली को ठीक वैसे ही आता हुआ देखते हैं जैसे रेबेका की फैमिली यहाँ आई थी। कार के पास एक यंग लड़का रुकता है जो थोड़ी दूर पर रेबेका को एक शीप का ब्लड कलेक्ट करते हुए देखता है। इसका मतलब क्लियर था कि जो टास्क पहले नोआ का था वो अब रेबेका को करना होगा। एक लेडी जब अपने बचपन वाले घर में जाती है तो वहां घर में रखी 2 पेंटिंग्स की आंखें इस लेडी को फॉलो करती है। तो आखिर क्या है इन पेंटिंग्स का राज, आखिर क्या है इस लेडी का पास्ट, जानने के लिए आपको आज की वीडियो देखनी होगी जो कि क्रैक्ड मूवी पे बेस्ड है। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप में से अब भी कई ऐसे लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग और साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर दबा देना ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के ओपनिंग सीन में हम रुजा नाम की लेडी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी रेचल को अकेले ही पाल रही थी। रेचल की आंखों में कुछ प्रॉब्लम थे जिसके कारण धीरे धीरे वो अपनी आई साइट लूज कर रही थी और ऐसे में रुजा को अपनी बेटी की आई ऑपरेशन जल्द से जल्द करवानी थी। तो एक रात रुजा के फादर का दोस्त विचिया इनके घर आता है और वो रुजा से कहता है कि इन्हें वापस थाईलैंड आना चाहिए क्योंकि वो उसे कुछ बताना चाहता है, लेकिन रुजा मना करते हुए उसे दरवाजे से ही लौटा देती है। अब रात को सोते वक्त रुजा को अपनी बेटी की जगह बेड पर एक घोस्टली फिगर दिखाई देती है जो कि रुजा से कहती है कि तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए। ये देखकर रुजा काफी डर जाती है और तभी उसकी आंख खुलती है, विच मीन्स कि ये बस एक नाइटमेयर था। अब यहाँ हम देखते हैं कि रुजा थाईलैंड आ चुकी थी, जी हाँ, और वो रेचल को लेकर अपने उसी पुराने घर में जाती है जहाँ उसने अपना बचपन बिताया था। इस सीन से एक बात क्लियर थी कि रुजा शायद फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी, तभी वो थाईलैंड वापस आई थी। कमिंग बैक टू स्टोरी, हम रुजा को घर में एक फैमिली फोटो को निहारते देखते हैं और यहाँ उसे महसूस होता है कि इस पेंटिंग में उसके पिता की आंखें मूव हुई।
ये देखने के बाद रुजा रेचल को यहाँ से लेकर अपने रूम में ले जाती है और नेक्स्ट सीन में हम डा को देखते हैं जो कि रुजा को बताती है कि वो पहले उसकी बेबी सिटर हुआ करती थी। इसी बीच विचाई यहाँ आता है जो कि रुजा को स्टूडियो में आने के लिए कहता है। रुजा स्टूडियो जाती है जहाँ विचाई उसे 2 पेंटिंग्स दिखाता है जिन्हें रुजा के फादर ने बनाया था। इनमें से जो पहली पेंटिंग थी उसे कई मिलियंस में एक आदमी को बेचा गया था, लेकिन उस आदमी ने कुछ समय बाद इस पेंटिंग को वापस लौटा दिया एंड बाद में खबर आई कि उस आदमी ने अपने आप को और अपनी पूरी फैमिली की जान ले ली थी। इस पेंटिंग के साथ वो आदमी एक नोट छोड़ दिया था जिसमें लिखा था, मैं तुम्हें तुम्हारे ओनर के पास लौटा रहा हूँ। विजय रुजा को बताता है कि अब एक दूसरा मिलियनर इन दोनों पेंटिंग्स को खरीदना चाहता है, इसीलिए विजय को रुजा की परमिशन चाहिए टू सेल दीज पेंटिंग्स, क्योंकि अपने फादर की मौत के बाद वही इन पेंटिंग्स की ओनर बन गई है। रुजा विचाई से कह देती है कि वो इन पेंटिंग्स के साथ जो करना चाहे कर ले, क्योंकि वो जल्द से जल्द यहाँ से वापस जाना चाहती है। अब इन पेंटिंग्स में थोड़े क्रैक्स आ गए थे तो इनके रेस्टोरेशन का काम विजय का बेटा टिम करने वाला था। रुजा कहती है कि इन पेंटिंग्स को बेचने के बाद वो अपना घर भी बेच देगी। दूसरी तरफ हम रेचल को देखते हैं जो कि खिड़की से बाहर देख रही थी और तभी कोई उसे एक रेड स्कार्फ पहना देता है। अब रेचल को लगता है कि डा उसे ये स्कार्फ पहनाई थी, लेकिन डा ऐसा नहीं करी थी। इस घटना के बाद रेचल को अपने रूम में कुछ क्रैक होने की आवाज सुनाई देती है और जब वो अपने सामने वाले दरवाजे की तरफ देखती है तो उसे दरवाजे के ठीक बीच में एक कपड़ा फंसा हुआ दिखाई देता है। अब जैसे ही वो उसको पकड़ने की कोशिश करती है एन वक्त पे रोजा वहां आ जाती है एंड रेचल टर्न करती है ना। वापस टर्न करने पे ये कपड़ा गायब हो चुका था। अब रात को हम डा को देखते हैं जो कि वो रेड स्कार्फ ले जाकर जंगल में बने एक घर के पास बांध देती है, जहां वो प्रे करते हुए एक स्पिरिट से कहती है कि वो उसे नुकसान ना पहुंचाए। ऐसा करने के बाद अचानक ही बहुत तेज हवा चलने लग जाती है, जिसके बाद डा के पैर में वो रेड स्कार्फ अपने आप ही बंध जाता है और वो डा को खींचता हुआ ले जाने लगता है। इस पॉइंट पे डा किसी तरह अपने आप को बचाकर यहाँ से भाग जाती है। अब इस पॉइंट पे हमें रुजा के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां रुजा खुद एक बच्ची थी और वो अपनी मदर से पूछती है कि उसके डैड उसकी मदर की ऐसी पेंटिंग्स क्यों बनाते हैं, जिसपे उसकी मदर बताती है कि ये सब उसके डैड को पेंटिंग्स बनाने में हेल्प करता है। लेकिन ये बताते वक्त रुजा की माँ रोने लगती हैं, जिसपे रुजा उनसे पूछती है कि वो रो क्यों रही है, जिसपे रुजा की माँ कहती है कि वो अपने डैड के स्टूडियो में ना जाए और वो इस बात को काइंड ऑफ टाल देती है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ रुजा पुरानी बातें याद करके रो रही थी, जिसके बाद रुजा की आंख बीच रात में खुलती है और उसे अपने बगल में रेचल कहीं दिखाई नहीं देती। रुजा रेचल को नीचे कहीं चलता हुआ देखती है, तभी उसे रेचल की आवाज सामने से सुनाई देती है। रुजा रेचल को देखने सामने के रूम में जाती है जहां अचानक से एक हाथ बेड के नीचे से निकलता है और रेचल को पकड़ लेता है। अब इससे पहले कि रुजा रेचल को बचा पाती, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और रुजा का हाथ दरवाजे में दब जाता है। तभी एक बार फिर रुजा की आंख खुलती है एंड येट अगेन ये सब बस एक बुरा सपना था। लेकिन रेचल यहाँ सचमुच अपने बेड पर नहीं थी। रुजा भागते हुए नीचे जाती है जहाँ उसे डा मिलती है और वो दोनों मिलकर जंगल में रेचल को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते हुए रुजा उस स्टूडियो में पहुंचती है जहां उसे भी क्रैक की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि रेचल उसके साथ खेल रही है, लेकिन हम यहाँ ऑल्टरनेट सीन में रेचल को उस जंगल में देखते हैं जहां वो किसी से कह रही थी कि वो डरती नहीं है। स्टूडियो में रुजा को चादर के अंदर कोई उठता हुआ दिखता है जो कि सीधा रुजा पे अटैक कर देता है। रुजा चादर के अंदर से बाहर नहीं आ पा रही थी और तभी चादर के अंदर 2 हाथ रुजा के चेहरे पे आ जाते हैं जो कि उसे खींच लेते हैं। रुजा किसी तरह इससे बचते हुए बाहर आती है और यहाँ से भाग निकलती है। वहीं जंगल में हम एक काला सांप को देखते हैं जो कि रेचल को डसने ही वाला था, लेकिन तभी एक आदमी आकर रेचल को बचा लेता है। इस आदमी का नाम टिम था और वो रेचल को रुजा के पास ले जाता है और उसे बताता है कि रेचल उसे जंगल में मिली थी। रुजा रेचल से पूछती है कि वो अकेले कहाँ चली गई थी, जिस पर रेचल बताती है कि वो एक रेड स्कार्फ वाली औरत के साथ जंगल में गई थी। अब ऑब्वियसली रुजा को रेचल की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो रेचल को डांटती है। वो लोग टिम को घर के अंदर इन्वाइट करते हैं और टिम यहाँ रेचल से काफी घुल मिल जाता है। रुजा टिम से पूछती है कि पेंटिंग सही करने में उसे कितना वक्त लगेगा, जिस पे टिम कहता है कि उसे पहले वो पेंटिंग्स देखनी होगी। टिम स्टूडियो में आता है जहां उसे एक बॉक्स गिरा हुआ मिलता है जिसमें कुछ पुरानी फोटोज थी और इन फोटोज में एक लेडी को स्ट्रैप से बांधा गया था। खैर, इसके बाद टिम को भी क्रैक की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो देखता है कि पेंटिंग में बनी औरत की आंखों में क्रैक पड़ गया था और ऐसा होते ही बाहर मौसम बहुत खराब हो जाता है। ऐसे में टिम रुजा के पास जाकर उसे स्टूडियो लाता है जहां हम देखते हैं कि जब पेंटिंग में क्रैक पड़ा था तो उसकी लेयर को टिम ने हटा दिया और उसे पेंटिंग के पीछे एक आंख बनी हुई मिली। टिम पेंटिंग की लेयर को हटाकर देखने के लिए कहता है कि आखिर इसके पीछे है क्या, लेकिन रुजा इस पेंटिंग पे काम खत्म करवाना चाहती थी, इसीलिए वो पेंटिंग को वापस फिक्स करने के लिए बोलकर यहाँ से जल्द जाने के लिए कहती है।
टिम कहता है कि लोग मानते हैं कि मोनालिसा की पेंटिंग हॉन्टेड है, उसे देखने वाला किसी भी एंगल से उसे देखे, मोनालिसा की आंखें उसे फॉलो करती है। टिम रुजा को डिफरेंट एंगल से उस पेंटिंग को देखने के लिए कहता है एंड सरप्राइजिंगली उस पेंटिंग की आंखें असली सी नजर आती है, जिससे वो घबरा जाती है। इसके नेक्स्ट सीन में कहानी वापस पास्ट में जाती है, जहां हम देखते हैं कि रुजा को बचपन में जंगल वाले घर में कई पेंटिंग्स गिरी हुई मिली थी और आसपास काफी खून बिखरा हुआ था। तभी रुजा के हाथ वाली पेंटिंग के ऊपर भी खून गिरता है और जब रुजा ऊपर देखती है तो उसे वहां वही काला सांप दिखाई देता है। इस सांप से डर के रुजा भाग जाती है और यहाँ हम ये समझ पाते हैं कि रुजा कुछ तो छिपा रही थी जो कि उसके बचपन के टाइम हुआ था। सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां डार रेचल को रुजा के बचपन की चीजें दिखा रही थी और रेचल को यहाँ रुजा की एक पुरानी ड्रेस मिलती है, जिसे वो रुजा को दिखाकर पूछती है कि क्या वो ये ड्रेस पहन सकती है। रुजा ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और रेचल को वो ड्रेस पहनने से मना कर देती है। इसके बाद रुजा वॉशरूम जाती है तो उसे वहां वही काला सांप दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है, लेकिन अगले ही क्षण वो सांप गायब हो जाता है। रुजा वॉशरूम से बाहर आती है तब रेचल रुजा से कहती है कि बेड के नीचे कुछ है। बेड के नीचे देखने पर रुजा को दूसरी तरफ किसी के पैर दिखाई देते हैं और कमरे के अंदर अंधेरा हो जाता है। वापस बेड के ऊपर देखने पर उसे एक बहुत ही स्केरी लेडी दिखाई देती है जो कि रेचल को अपनी गोद में लेकर बैठी थी। इस लेडी ने अपने हाथ में रेचल की दोनों आंखें ले रखी थी और इस लेडी के पास वाला काला सांप रेचल की एक आंख से होता हुआ बहुत ही क्रीपी तरीके से दूसरी आंख से निकल जाता है। इसके बाद वो रेड स्कार्फ से रुजा का गला दबाने लगती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जिसके बाद रुजा रेचल को लेकर यहाँ से जाने लगती है। रुजा को नीचे टिम मिलता है और वो रुजा को शांत रहने के लिए कहता है और श्योर करता है कि एक बार बाहर बारिश रुक जाए तो वो उन्हें खुद अपनी कार में छोड़ने जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टिम रेचल के पैर में एक एंकलेट बांध देता है जो कि इविल स्पिरिट्स वगैरह से उसे दूर रखने में मदद करेगा। इसके बाद टिम वापस पेंटिंग के काम में लग जाता है, जिसके बाद रुजा टिम के पास जाती है और कहती है कि बारिश रुक गई है, इसलिए उन्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। टिम रुजा से कहता है कि कुछ है जो उसे अंदर आकर देखना होगा। रुजा अंदर आती है और टिम रुजा को बताता है कि उसने पेंटिंग के लेयर को हटा दिया था, जिसके पीछे एक आदमी का चेहरा सामने आया जो कि पेंटिंग में बनी औरत को ही देख रहा था। टिम रुजा से कहता है कि अगर वो इस पेंटिंग की पूरी लेयर को हटा देगा तो उन्हें पूरा सच पता चल जाएगा, लेकिन रुजा ये सब कुछ नहीं जानना चाहती थी और वो उसी पे भड़क कर यहाँ से चलने के लिए कहती है। ऐसे में टिम अपनी कार में रुजा और रेचल को यहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में कार खराब हो जाती है। रेचल कार विंडो से बाहर जंगल की तरफ एक औरत को जाते हुए देखती है जो अचानक से ही उसके विंडो पर ही अटैक कर देती है। अब जब टिम और रुजा पीछे पलट कर देखते हैं तो रेचल गायब हो चुकी थी। नाउ ये दोनों रेचल को ढूंढने जंगल में जाते हैं, जहां इन्हें रेचल के पैर के एंकलेट की आवाज सुनाई देती है। रुजा समझ जाती है कि ये आवाज जंगल में बने उस घर से आ रही थी, इसलिए वो उस तरफ जाती है। यहाँ उसे वो रेड स्कार्फ पकड़ लेता है और उसे खींचकर घर के सामने ले आता है, जहाँ बचपन में उसने वो ब्लडी पेंटिंग्स देखी थी। इस घर में वो एक बच्चे की डरावनी पेंटिंग देखती है। तभी उसे रेचल की चीख सुनाई देती है और वो भागकर बाहर जाती है, जहाँ डार रेचल को एक कुएं में धक्का देने वाली थी। इस पॉइंट पे डा के इरादों का पर्दाफाश हो गया था और वो बताती है कि यहाँ एक इविल स्पिरिट है जिसने डा से कहा है कि अगर वो अपनी जान बचाना चाहती है तो उसे रेचल को मारना होगा। पीछे से टिम आता है और वो डा के सर पे अटैक करता है और रेचल को बचा लेता है। गुस्से में रुजा उसी स्टूडियो में जाती है और उन पेंटिंग्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हम रेचल को पजेस्ड हालत में देखते हैं, जहां वो कहती है कि पेंटिंग्स को खत्म करके भी वो रेचल को नहीं बचा सकते। इसके बाद जैसे ही रेचल टर्न करती है, उन दोनों पेंटिंग्स में क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाती है और एकदम से ही उनकी लेयर्स हट जाती है। इसके बाद रेचल रुजा पे हमला कर देती है और उसका गला दबाना शुरू करती है। टिम रुजा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन रेचल उसे दूसरी तरफ फेंक देती है। इसके बाद रेचल अनकॉन्शियस हो जाती है, जिसके बाद रुजा, टिम और एज एन ऑडियंस हम उन पेंटिंग्स को ध्यान से देखते हैं, जिनमें से पहली पेंटिंग में 3 नेकेड आदमी एक नेकेड लेडी को घेर कर बैठे हुए थे और दूसरी पेंटिंग में एक लेडी ने अपने आप को फांसी लगा रखी थी और उसके ठीक नीचे एक बच्चा खड़ा था। तभी अचानक ही लाइट चली जाती है। इसके बाद उन पेंटिंग से वही रेड स्कार्फ वाली इविल स्पिरिट बाहर आ जाती है। अचानक ही वो इविल स्पिरिट टिम के पीछे अपीयर होती है, जिसे देखकर रुजा बहुत डर जाती है और ठीक इसी समय विचाई यहाँ आ जाता है और रुजा उससे हेल्प मांगने लगती है। विचाई उन पेंटिंग्स को घूरने लगता है और तभी टिम रुजा को अटैक करके बेहोश कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टिम ने विचाई और रुजा को बांध कर रख दिया था और यहाँ हमें पता चलता है कि ये टिम विचाई का बेटा था ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, विचाई कहता है कि ये तो मेरा बेटा टिम है ही नहीं और टिम विचाई से पूछता है कि इन पेंटिंग्स का पूरा सच क्या है, जिसपे विचाई बताता है कि कई साल पहले रुजा के फादर ने एक लेट नाइट पार्टी रखी थी और पार्टी खत्म होने के बाद उन्होंने अपने 2 खास दोस्तों को यहाँ रोक लिया था। इसके बाद उन्होंने एक पेंटिंग बनाने का डिसाइड किया था विथ हिज मॉडल प्रांग।
इस पेंटिंग के लिए रुजा के फादर ह्यूमन के वाइल्ड इमोशंस को कैप्चर करना चाहते थे और ऐसा करने के लिए उन्होंने अपनी मॉडल और अपने दोनों दोस्तों और विचय को वहां फ्लोर पर नंगा बिठा दिया। इसके बाद रुजा के पिता के तीनों दोस्तों ने प्रांग को अब्यूज किया और रुजा के जो पिता थे वो इस पूरे इमोशंस को ड्रॉ करते रहे, जबकि उन्हें प्रांग की मदद करनी चाहिए थी। पेंटिंग बन जाने के बाद रुजा के फादर ने उस पेंटिंग में प्रांग को छोड़कर सबको छिपा दिया था और पेंटिंग पूरी हो जाने के बाद इस पेंटिंग को उन्हीं में से एक फ्रेंड ने परचेज कर लिया था एंड ये वही मिलियनेयर था जिसकी इस पेंटिंग से सबसे पहले मौत हुई थी। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि टिम ने विचय को जान से मार दिया था और अब स्टोरी का सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है कि दरअसल ये लड़का टिम नहीं है बल्कि वो प्रांग का बेटा है। जी हाँ दोस्तों, और उसने यहाँ आने से पहले असली टिम को जान से मार दिया था। तो प्रांग की कहानी में आगे हम देखते हैं कि प्रांग जो कि अपने मास्टर यानी कि रुजा के फादर से प्यार करती है, उसे रियलाइज हो जाता है कि रुजा के फादर उससे प्यार नहीं करते बल्कि बस उसका इस्तेमाल करते हैं अपने पेंटिंग्स बनाने के लिए। प्रांग का बेटा जब छोटा था तब वो और रुजा काफी क्लोज फ्रेंड्स थे, लेकिन जल्द ही रुजा की माँ रुजा को उससे दोस्ती ना रखने के लिए कहती है, सेइंग कि वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं। इसके बाद डा एक शमन के साथ जंगल में बने प्रांग के घर की तरफ आती है जहां वो शमन कुछ मंत्र वगैरह पढ़कर उस घर में एक काला सांप छोड़ देता है। जी हाँ, वही काला सांप जो कि रुजा को कई बार दिखाई दिया था। इसके बाद एक रात रुजा का फादर प्रांग को सीलिंग से लटका कर उसकी पेंटिंग बनाने लगता है, लेकिन इस दौरान प्रांग का गला घुटने लग जाता है और वो छटपटाने लगती है, लेकिन उसकी हेल्प करने की जगह रुजा के पिता उसकी पेंटिंग बनाने में लगे रहते हैं। लिटिल रुजा और प्रांग का बेटा ये सब बाहर खिड़की से देख लेता है और प्रांग का बेटा भागकर प्रांग को बचाने आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। मौका पाकर रुजा की मदर यहाँ आ जाती है, लेकिन वो भी प्रांग की हेल्प करने की जगह रुजा को यहाँ से लेकर चली जाती है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां प्रांग का बेटा रुजा से कहता है कि वो रेचल को फांसी लगा देगा और अब रुजा को पता चलेगा कि किसी अपने को खोते वक्त कैसा महसूस होता है। इतना कहकर वो अपने बैग में हाथ डालता है, लेकिन इतने में ही उसे वो काला सांप डस लेता है जो कि उसके ही बैग में पड़ा हुआ था। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां डा ने टिम के बैग में वो काला सांप रखा था ये सोचकर कि वो प्रांग की पेंटिंग का असली सच सबके सामने ले आएगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये असली टिम का बैग नहीं बल्कि प्रांग के बेटे का ही बैग है। प्रांग का बेटा उस सांप को शूट करने लगता है और मौका पाकर रुजा अपने आप को फ्री करा लेती है एंड एक शार्प वेपन से प्रांग के बेटे पर अटैक कर देती है। प्रांग का बेटा उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन रुजा उसकी आंखों में मिट्टी तेल डाल देती है जिससे वो कुछ नहीं देख पाता एंड देन रुजा उन दोनों पेंटिंग्स को उसके साथ ही आग लगा देती है। इसके बाद रुजा अपनी बेटी को लेकर यहाँ से भाग जाती है और कार में रुजा रेचल से कहती है कि वो अपनी जान देकर भी उसकी जान जरूर बचाएगी। यहाँ हम एक फाइनल फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि प्रांग ने ही रुजा के फादर को जान से मारा था। मूवी के क्लोजिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो पेंटिंग पूरी तरह से नहीं जली थी और उसकी आंख अभी भी मूव कर रही थी। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी क्रैक्ड फिल्म की कंप्लीट स्टोरी। अब हम इस फिल्म से जुड़ी कुछ छोटी बड़ी डिटेल्स पे बातें करेंगे। तो सबसे पहले डा की बात करते हैं जिसे प्रांग ने हॉन्ट करके डायरेक्ट किया था कि अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो उसे बाकी सबको यानी कि विचय और रुजा की फैमिली को खत्म करना होगा। इसलिए वो रेचल जो कि इजी टारगेट थी उसके पीछे लग गई थी। इसी दौरान उससे एक गलती हो जाती है और वो ये कि वो उस काला सांप को असली टिम के बैग में नहीं बल्कि प्रांग के बेटे के बैग में रख देती है, जिस वजह से लास्ट में प्रांग का प्लान खराब हो जाता है। दूसरी तरफ आपको वो सीन तो याद होगा ना जहां टिम यानी कि प्रांग का बेटा रेचल के पैर में एक एंकलेट बांध देता है सेइंग दैट कि ये इविल स्पिरिट से उसकी रक्षा करेगी। दरअसल वो कोई प्रोटेक्टिव एंकलेट नहीं था बल्कि उस पर ब्लैक मैजिक किया गया था जिससे प्रांग उससे आगे इजीली पोजेस कर पाती है। फाइनली पास्ट में रुजा जब एक बच्ची थी तो जो कुछ भी हुआ इसमें रुजा का कोई हाथ नहीं था। वी कैन से कि वो निर्दोष थी, तो उससे बदला लेना आई डोंट थिंक इज जस्टिफाइड। प्रेजेंट में वो अपनी बेटी को बचा लेती है, लेकिन मूवी के क्लोजिंग सीन में हम पेंटिंग में उस मूविंग आई से समझ जाते हैं कि या तो प्रांग या फिर अब इस बार उसके बेटे की स्पिरिट इविल टर्न कर गई है और उस पेंटिंग में आ गई है।